दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की सालों तक गुलामी सही है। करीब 200 सालों तक यहाँ अंग्रेज राज करने के बाद भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते वो भारत को पूरी तरह से कंगाल और गरीब बनाकर चले गए थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लूट कर ले गए। इसके साथ साथ कहा जाता है कि वो भारत का कोहिनूर भी ले गए, जिससे वो गरीब देशों की कतार में खड़ा हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो वो यहाँ से कुछ नहीं ले जाते और भारत आज संपन्न होता। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो आज भारत का इतना विकास नहीं होता, क्योंकि आज की तकनीकी अंग्रेजों की ही देन है। दोस्तों, आज भारत ने विश्व में अपनी जगह बना रखी है, तो क्या वो भी अंग्रेजों की ही बदौलत है? इस वीडियो में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज उसकी कौन सी तस्वीर हमारे सामने होती? तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे ज्यादा अमीर होता भारत। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। भारत में बहुत पैसा था, ये पूरी तरह से संपन्न था। अंग्रेजों ने भारत की संपन्नता को देखकर ही यहाँ व्यापार करने की सोची, लेकिन जब वो यहाँ आए तो भारत की बेशुमार दौलत देखकर यहाँ शासन करने की सोची, और जिसमें वो कामयाब भी हो गए। जहां वो यहाँ से अरबों का खजाना ले गए। अंग्रेजों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ बेशकीमती हीरे जवाहरात थे, सोना चांदी, यहाँ तक कि कोहिनूर का भी भारत मालिक था। प्राचीन समय में भारत की जितनी संपत्ति किसी और देश के पास नहीं थी। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो वो विश्व के सबसे अमीर देशों में से एक होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत ले जाते थे। ये आंकड़े उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। इतनी दौलत यहाँ से ले जाने के बाद जब आखिर में अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो यहाँ गरीबी के सिवा कुछ नहीं रह गया। लेकिन भारत ने फिर से खुद को संभाला और आज वो विश्व के ताकतवर देशों की लाइन में खड़ा है। परंपरागत कृषि और उद्योगों पर पड़ा प्रभाव। अंग्रेज जब भारत आए तो यहाँ व्यापार की दृष्टि से ही आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को अपने कब्जे में करना शुरू किया, फिर बड़ी रियासत पर कब्जा किया। जैसे जैसे अंग्रेज सफल होते गए, इसके साथ ही उन्होंने यहाँ की परंपरागत कृषि पर रोक लगा दी और तंबाकू, कपास, दलहन, तेल जैसे कृषि पर जोर डालना शुरू कर दिया। इसके पीछे अंग्रेजों का मकसद था कि वैश्विक बाजार में इन फसलों का व्यापार करके अच्छा पैसा कमा सके। इसके लिए वो जमींदारों से उनकी जमीन छीनने लगे और नए जमींदार बना दिए जो उनके गुलाम थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के कपड़ा व्यवसाय को भी पूरी तरह से धराशायी कर दिया। वो यहाँ के कच्चे माल को सस्ते दामों में खरीद कर अपने देश इंग्लैंड भेजते और वहां ये तैयार माल को भारत में ही ऊंचे दामों में बेच देते। अंग्रेज भारत के टेक्सटाइल उद्योग को इंग्लैंड ले गए थे, जिससे यहाँ के व्यापारियों को व्यापार करने में काफी मुश्किलें होने लगी। जहां भारत शुरू से एक निर्यातक देश रहा है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद वो आयातक देश बन गया। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज भारत का टेक्सटाइल उद्योग के मामले में काफी संपन्न होता और आज उसकी ऐसी स्थिति नहीं होती। सामाजिक परंपराओं को कर दिया खत्म। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ अपने देश के परंपरा लागू करनी शुरू कर दी। यहाँ की संस्कृति को खत्म कर वो अपनी संस्कृति यहाँ लागू करने लगे। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ गुरुकुल के परंपरा को खत्म कर दिया और अपने अनुसार यहाँ अंग्रेजी स्कूल खोल दिए, जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। लेकिन आज सभी पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल का बुखार चढ़ा हुआ है। आज हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ अंग्रेजी में शिक्षा देने शुरू कर दी थी। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज भी शिक्षा की पद्धति शायद गुरुकुल ही होती और अंग्रेजों का इतना बुखार नहीं होता। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी भाषा सीखने से हमारा नुकसान हुआ है। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ब्रिटिश काल के दौरान ही भारतीयों ने शुरू कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व के कई देशों में बोली जाती है और इसके कारण ही भारतीय अपनी बात को आसानी से दूसरे लोगों को बता पाते हैं। लेकिन जहां तक अंग्रेजी भाषा सीखना सही है, वहीं हमारी हिंदी भाषा के अस्तित्व को भूलना गलत है। हम आज जितना इंग्लिश पर ध्यान देते हैं उतना ही हिंदी में बात करना अपनी बेइज्जती समझते हैं। अंग्रेजी के कारण आज लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को भूलते जा रहे हैं। विश्व में कई ऐसे देश हैं जो अपनी मातृभाषा बोलते हैं और आज विकसित भी हैं, लेकिन भारत में तो आज अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को ही शिक्षित माना जाता है। इंग्लिश के इतने प्रचार के पीछे हमारी राष्ट्रीय भाषा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भारत की हुई शांति भंग। भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। वो हमेशा युद्ध से दूरी बनाने और
कूटनीति के रास्ते पर चलने की बात कहता आया है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध का भारत पर काफी असर पड़ा। गुलामी के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत के 10 लाख सैनिकों को युद्ध में भेजकर भारत को भी इसमें शामिल कर लिया था, लेकिन भारत इसके पक्ष में नहीं था। आज भी भारत शांति बनाए रखने और कूटनीति के रास्ते पर चलने की बात करता है। भौगोलिक स्थिति में हुआ बदलाव। दोस्तों, ये सबसे बड़ा घाव था जो अंग्रेज अपने शासनकाल में हमें देकर गए थे। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो था भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे ने हमें इतने जख्म दिए कि वो आज तक नहीं भर पाए। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी भी सालों बाद खत्म नहीं हुई। अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत कभी 2 टुकड़ों में नहीं बंटता। जहां अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के लिए कुछ बुरा हुआ, वहीं कुछ अच्छा भी हुआ। इन बिंदुओं पर हम यहां बात करेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में क्या क्या अच्छा रहा। भारतीय रेलवे का आविष्कार। दोस्तों, अंग्रेजों ने एक तरफ जहां भारत आकर यहां सालों तक शासन किया और हमें गुलाम बनाया और हमारा सारा पैसा लूटकर इंग्लैंड ले गए, इससे भारत काफी पिछड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ वो यहां अपना व्यापार भी बढ़ाने आए थे और इसे देखते हुए अंग्रेजों को माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिसकी वजह से रेल के माध्यम से आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इसका यह परिणाम हुआ कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ अंग्रेजों की वजह से ही भारतीय रेलवे का निर्माण हुआ। अगर अंग्रेजों ने रेल नहीं चलाई होती तो शायद भारत में रेल लाइन को लेकर इतनी सजगता नहीं होती। आज भारत में बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, वो भी भारत के इंजीनियर्स के द्वारा। ये प्रगति शायद अंग्रेजों की ही देन है। भारतीय सेना। दोस्तों, भारतीय सेना का गठन भी ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था और आज तक भी कई डिसिप्लिन और कल्चर भारतीय सेना में ब्रिटिश काल के ही दोहराए जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ रियासतें हुआ करती थी जिनके अपने नियम हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सेनाएं बनाकर भारतीयों को भर्ती करना शुरू कर दिया और अपने नियम लागू किए, जिसे हम आज भी अपनी भारतीय सेना में लागू करते हैं। लेकिन ब्रिटेन से आजाद होने के बाद भी भारतीय सेना ने विश्व में अपना प्रेम कायम रखा। टीकाकरण। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत आयुर्वेद की पद्धति पर ही काम किया करता था। यहाँ सारी बीमारियों का इलाज इसी पर आधारित था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी की मार झेल रहा था। तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने इसके लिए कदम उठाए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बीमारी और ज्यादा फैले। उन्होंने उस दौरान ही अपने टीके उपलब्ध कराए और साथ ही भारतीय वैक्सीनेशन एक्ट को पास किया। 1892 में स्मॉल पॉक्स का टीका इजाद करके भारतीयों में इसे वितरित किया गया। इसके बाद भारत में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई। भारतीय जनगणना। अंग्रेजों के आने से पहले भारत ने कभी भी अपनी जनसंख्या की गणना पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ काफी सारी रियासतें थी जिसके चलते वो अपने अपने अनुसार ही काम किया करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने इन रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और भारत की जनसंख्या को एक मानते हुए उसकी गणना शुरू कर दी। भारत में पहली जनगणना 1871 में की गई थी। इस जनगणना को उम्र, जेंडर, रिलीजन, कास्ट और ऑक्यूपेशन के हिसाब से किया गया। इस जनगणना को करने का मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश शासक ये जानना चाहते थे कि भारत में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ये जनगणना आज तक भी की जाती है। सर्वे करना। इसे करने में 10 साल का समय लगा। ब्रिटिश काल में ही भारत में सर्वे करने की प्रथा शुरू हुई थी। ज्योग्राफिकल सर्वे 1851 से शुरू कर दिए गए थे, जिसमें हर गांव, शहर के नक्शे सब तैयार किए गए थे, जिनके आधार पर ब्रिटिश शासन सेना और समाज को विभाजित करते थे।